दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपको आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में ओवरव्यू देंगे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस अधिनियम में कितनी सेक्शन है, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने आदेश हैं। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी विद्यार्थी जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। इस एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको इन अधिनियम में कितनी सेक्शन है, कितने अध्याय है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने आदेश है, उनका पता चल सकेगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको भी ऐसी नई नई जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कानून किसी भी देश, राज्य या फिर संस्था को नियमित ढंग से व सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के नियमों और विधियों को बनाई जाती है, जिसका पालन करना हर उस नागरिक का कर्तव्य है जो उस देश या राज्य का निवासी है। अर्थात इस नियम और विधियों का पालन न किए जाने पर वह नागरिक दंड का भागी होता है। कानून सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य कानून, एक वैधानिक कानून। सामान्य कानून वह होता है, यह किसी भी अधिनियम या संशोधन से नहीं बनता है बल्कि जनता हित में कोर्ट द्वारा सीधा आदेश दिया जाता है, जैसे कि सिनेमा गृह में राष्ट्रगान बजाना। जबकि वैधानिक कानून की बात करें तो ये कानून किसी अधिनियम संशोधन द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि जीएसटी। अब वैधानिक कानून को दो भागों में बांटा गया है, आपराधिक या फौजदारी कानून जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्रिमिनल लॉ, नागरिक या दीवानी कानून जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिविल लॉ। आपराधिक कानून वह कानून है जो अपराध और उसके दंड से संबंधित। आपराधिक कानून उस अपराधों से संबंधित है जो पारंपरिक समाज के खिलाफ है। यह अपराध की बुरी प्रकृति के कारण राज्य के खिलाफ अपराध है और समाज के प्रत्येक सदस्यों को किए गए जघन्य अपराध और आरोपी को दी जाने वाली समान सजा के बारे में पता होना चाहिए। सिविल कानून के बजाय आपराधिक कानून के मामले में पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए। आपराधिक कानून में ऐसे कार्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या संपत्ति को हानिकारक या अन्यथा खतरे में डालते हैं। आपराधिक कानून विवाद को सुलझाने से ज़्यादा सजा और प्रतिशोध पर केंद्रित है, जैसा कि सिविल कानून में देखा गया है। आपराधिक कानून के तहत घटित कार्य सिविल कानून की तुलना में गंभीर है, क्योंकि क्षति और चोट किसी व्यक्ति को इस तरह से होती है जो समाज के लिए कल्पना करने और जीने के लिए बहुत ही भयानक हो सकती है। अब आपराधिक कानून की जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। आपराधिक कानून के तहत मामलों की सुनवाई आपराधिक अदालतों या 70 सेशन न्यायालयों के द्वारा की जाती है। अपराधी को दंड प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति को उचित ठहराया जाता है। यह सार्वजनिक हित के खिलाफ सार्वजनिक अपराध बनाता है, न कि निजी दायित्व है। यह जनता के अधिकारों का हनन है। तो इस प्रकार से आपराधिक कानून क्या होता है, आपराधिक कानून की विशेषताएं क्या होती है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपराधिक कानून की क्या क्या विशेषता है। आपराधिक कानून के तहत मामलों की सुनवाई कौन से अदालतों में होती है, कौन से न्यायालयों में आपराधिक कानूनों की सुनवाई की जाती है। आई होप कि सभी जानकारियाँ आपको मिल चुकी है। बात करते हैं सिविल कानून की। एक सामान्य अर्थ में सिविल कानूनों का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी अन्य निजी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कार्य या व्यवहार से हुई चोट या नुकसान है। पक्ष द्वारा किए गए कार्य सिविल कानूनों के तहत गैर आपराधिक प्रकृति के हैं। यह आमतौर पर पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने से संबंधित है। सिविल कानून आमतौर पर पीड़ित पक्ष या न्यायालय को मुआवजा या जुर्माना प्रदान करके राहत से निपटते हैं। सिविल कानूनों के कारण हुए नुकसान की भरपाई मुआवजे से की जाती है। आपराधिक कानून के विपरीत सिविल कानून बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ अपराध नहीं बनाता है। बात करते हैं सिविल कानून की विशेषताओं की, तो सिविल कानून की विशेषता इस प्रकार से है। सिविल कानून कानून की एक शाखा है जिसमें सिविल न्यायालय और उससे संबंधित न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनल के तहत मामलों की सुनवाई की जाती है। दोनों पक्षों में से किसी एक को हुई नुकसान का समाधान कारावास के माध्यम से नहीं बल्कि उन्हें एक राशि देकर किया जाता है। यह संहिताबद्ध कोडिफाइड कानून और निर्णयों का एक समूह है जो शामिल पक्ष के लिए बाध्यकारी है। सिविल कानून संविदात्मक दायित्व की ओर बहुत अधिक झुकाव रखता है, क्योंकि अनुबंध कानून इसकी प्रमुख शाखा है। तो आई होप कि आपको सिविल कानून के बारे में पता चल गया होगा। सिविल कानून कैसे कानून होते हैं, उनकी सुनवाई कहाँ होती है, सिविल कानून की विशेषताएं क्या होती है, ये सभी जानकारियाँ आपको मिल चुकी है। आपको ये समझ में आ गया है कि आपराधिक कानून कौन से कानून होंगे और सिविल कानून कौन से कानून होंगे।
आपराधिक कानूनों की विशेषता क्या होती है और सिविल कानूनों की विशेषता क्या होती है। आपराधिक कानून कौन से न्यायालय में सुने जाते हैं, जबकि सिविल जो कानून है, जो अपराध है, वो कहाँ सुने जाते हैं। बात करते हैं मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि सब्सटेंटिव लॉ में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय संविधा अधिनियम 1872। जबकि प्रक्रिया विधि प्रोसीजर लॉ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि आते हैं। तो मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि, आपराधिक जो विधि है उसको दो भागों में बांटा गया है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि में कौन कौन से कानून आते हैं, जबकि प्रक्रिया विधि में कौन कौन से कानून आते हैं। मौलिक विधि यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ। बात करते हैं अब भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860। इसकी बात करें तो इसमें कुल जो धाराएं है, टोटल सेक्शन है वो 511 है। कुल अध्यायों की बात करें, कुल टोटल चैप्टर्स की बात करें तो 23 चैप्टर है। भारत में ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 में। यह मौलिक विधि है, अर्थात ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कुल धाराएं कितनी है इस अधिनियम में और कुल अध्याय कितने हैं, भारत में ये कब लागू हुई और ये किस तरह का लॉ है। बात करें भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता किसको परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता है वो अपराध की परिभाषा देती है, यानी कि अपराध को परिभाषित करती है और उससे संबंधित दंड को परिभाषित करती है। बात करें दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की, तो इसमें सेक्शन, टोटल जो सेक्शन है वो 484 है। कुल अध्याय की टोटल जो चैप्टर है वो 37 है। कुल अनुसूचियाँ हैं वो 2 है। कुल फॉर्म्स की बात करें तो 56 फॉर्म्स है। भारत में लागू होने की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 1976 है। यह प्रक्रिया विधि है, अर्थात ये प्रोसीजर लॉ है। दंड प्रक्रिया विधि में किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए कोर्ट और पुलिस द्वारा क्या क्या और किस तरह से पहल की जाएगी, इस प्रक्रिया का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित है। तो आई होप कि आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर भी पता चल गया और कितने चैप्टर है, कितनी सेक्शन है, इसका भी पता चल गया। बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, कुल धाराएं है 167, कुल अध्याय है 11। भारत में लागू हुआ 1 सितंबर 1872 में। साक्ष्य के अनेक प्रकार है, जैसे प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य, गौण साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक साक्ष्य और अन्यायिक साक्ष्य। तो इस तरह से कई साक्ष्य के अनेक प्रकार होते हैं। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध से जुड़े हुए साक्ष्य को किस प्रकार से जुटाना है और उन साक्ष्यों का प्रकार क्या है और कौन सा साक्ष्य कोर्ट में पहले पेश करना है और कौन सा साक्ष्य बाद में पेश करना है, इस सब की जानकारी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट देता है। यह एक्ट हमें बताता है कि जो साक्ष्य से मिला है उसे किस कैटेगरी में रखना है। इस एक्ट में भी सभी साक्ष्य के सभी प्रकारों के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वास्तविक साक्ष्य, सुनाया साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य आदि साक्ष्य के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। बात करें संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 की, तो इसमें धाराओं की बात करें तो टोटल सेक्शन 137, कुल अध्यायों की बात करें तो 8। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 1872। संपत्ति की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की संपत्ति का उल्लेख है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम छू नहीं सकते। इसमें चैप्टर्स इस प्रकार से है, 8 चैप्टर है। जो प्रिलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी, सेकंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, थर्ड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ मॉर्गेज, 5 लीज, 6 है ऑफ एक्सचेंज, 7 गिफ्ट्स। जो 8 नंबर का जो चैप्टर है वो एक्शनेबल क्लेम्स। इस तरह से इसके चैप्टरों को डिफाइन किया गया है। आई होप कि आपको चैप्टर का भी पता चल गया होगा कि इसमें जो टोफा है यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर इस प्रकार से। बात करें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी 1908 की, तो इसमें कुल धाराएं है, टोटल सेक्शन है वो 158 है। कुल अध्यायों की बात करें तो 11 अध्याय है। कुल आदेश है इसमें 51 और भारत में लागू हुआ था वो 1 जनवरी 1909 को यह एक्ट भारत में लागू हुआ। तो इस प्रकार से इसमें जो अध्यायों की संख्या है वो
11 है और कुल आदेश है इसमें जो ऑर्डर है इसमें वो 51 ऑर्डर है सीपीसी में। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में भी आपको पता चल गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात करें तो यह अधिनियम संख्या 5 है। कुल धाराएं है इसमें, टोटल जो सेक्शन है वो 30 है। कुल अध्यायों की बात करें तो टोटल चैप्टर्स है वो 6 है और लागू हुआ था ये 18 मई 1955 को। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो लागू हुआ था। तो इस प्रकार से ये अधिनियम संख्या 5 है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो ये अधिनियम है वो ये अधिनियम संख्या 5 है। तो इस प्रकार से इसमें कुल धाराएं, कुल अध्याय कितने हैं, कुल धाराएं कितनी है, कब लागू हुआ, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको दी गई है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप एक लाइक ज़रूर करें, साथ में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर आए ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो में अधिक नॉलेज मिले और अच्छा ज्ञान मिले। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।